अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे इस कोरोना की वबा से। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को जो है वो ये कहता हूँ कि आप लोग इससे बचने के लिए, इससे एहतियात करने के लिए सबसे पहले तो आप मास्क वगैरह यूज़ करें ताकि आप जो है वो इससे बच सकें। सेकेंडली, आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, हेल्दी डाइट खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं। ये जो आप खाते हो नॉर्मली ये लोकल पापड़ वगैरह, लड़म पलड़म, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। जो अच्छी फूड है, फ्रूट्स खाएं, जो फ्रूट्स खाएं, सब्ज़ियां खाएं। उसके बाद जो है वो चिकन मीट जो है वो आप लोग खाएं। अच्छा खाना खाएं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके साथ साथ अच्छे खाने के साथ साथ आप थोड़ी एक्सरसाइज भी करें ताकि वो जो है वो आपके स्टमक पर बर्डन ना बने, बल्कि आपकी वो डाइजेशन भी बेहतर हो। सेकेंडली, आपकी वो डाइजेशन के साथ साथ आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिलें भी, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक बाकी डिज़ीज़ से भी बच सकोगे। क्योंकि जितनी भी डिज़ीज़ है मोस्टली बैक्टीरियल और वायरल, ये आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जिसने इन डिज़ीज़ से हमें प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो इंशाल्लाह हमारी बॉडी जो है वो आपको डिफरेंट डिज़ीज़ से, डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरसेस से जो है वो डिफेंड कर पाएगी। तो ये थोड़ा सा एक टिप था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह जो है वो आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासेस। जैसे हम लोग अपनी क्लासेस की बात करते हैं कि ये 9th क्लास है, फिर 9th क्लास में भी हम फर्दर ये बताते हैं कि ये गर्ल्स की है या बॉयज़ की। ग्रुप, क्लास का मतलब है ग्रुप बनाना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग करना, ग्रुप्स बनाना। फिर जैसे ये 10th क्लास है, ये 9th क्लास है, हमने ग्रुप्स बना दी है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स, दोनों में ही 9th क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं, 10th में भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमने ग्रुप्स बना दिए उनके। सिमिलरली जो है ये ग्रुपिंग करना। और जहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि साइंस में जहाँ पर भी ये TIUN का वर्ड आ जाए, इसे आपने समझना, इसका मतलब है प्रोसेस। जैसे कि रेस्पिरेशन, लास्ट में TIUN आ रहा है, इसका मतलब है सांस लेने का प्रोसेस, सांस लेने का अमल। सिमिलरली डाइजेशन जैसे आ रहा है, इसका मतलब है हज़म करने का प्रोसेस, कोई जो खाना आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस। उसके बाद सर्कुलेट करने का प्रोसेस, चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करने का प्रोसेस, ठीक है। तो ये हम क्लासिफिकेशन मींस कि ग्रुपिंग करने का प्रोसेस, ग्रुप्स बनाने का प्रोसेस, इसमें हम ये स्टडी करेंगे। उसके बाद अच्छा, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ग्रुपिंग करने की बात करते हैं, तो हम फिर क्वेश्चन आता है एम्स क्या हैं, क्या मकासद हैं, क्या पर्पस है जिस वजह से हम ये ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन की फिर कुछ एम्स और कुछ पर्पस होते हैं जिनकी वजह से हम इनको जो है इनकी ग्रुपिंग करते हैं। चूँकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की ही ग्रुपिंग करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज़म को जो है ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे प्लांट्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, एनिमल्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का अलग ग्रुप बना दिया। ये सारी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। फिर फर्दर एनिमल्स में हमने ये कहा ग्रुपिंग में कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वॉक करने वाले हैं, कुछ जो है वो फ्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सिमिलरली प्लांट्स की ग्रुपिंग में हमने कहा कि प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते, जस्ट उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं। लाइक
स्टेम्स जब ग्रो करते हैं तो वो पहले छोटे होते हैं, वो मूव करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, या मूव करके लेफ़्ट एंड राइट मूव करते हैं वो। तो इस तरह ये हमने इनकी ग्रुपिंग की इन बेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद एम्स के बाद प्रिंसिपल्स कि किन रूल्स को, किन असूलों को सामने रखते हुए हमने ये जो है ग्रुपिंग की है, एनिमल्स के ग्रुप्स बनाए हैं, ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन से असूल हैं जिनको हमने देखते हुए जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की। तो इसमें हमारे चैप्टर में, इस टाइटल में, इस टॉपिक में हमारा जो है सबसे पहले आता है एनिमल्स जो है वो ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी ये बायोलॉजिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने वाले हैं, उन्होंने अभी तक जितने भी लिविंग एनिमल्स को डिस्कवर कर लिया है या स्टडी कर लिया है वो है 1.5 मिलियंस। उसके बाद प्लांट्स जिनको स्टडी कर चुके हैं वो है 0.5 मिलियन वैरायटी टाइप्स हैं, मतलब स्पीशीज़ हैं 0.5 मिलियन, और एनिमल्स की है 1.5 मिलियन। ये मोर देन ऑलमोस्ट प्लांट्स जो हैं ये मोर देन 0.5 मिलियन आप इसे कह सकते हैं, अबव 0.5 मिलियन। उसके बाद जो है उनमें ये जो अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज़म डिस्कवर हो चुके हैं, जिन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी किया जा चुका है, उनमें सिंपल बैक्टीरिया से लेकर, सिंपल ऑर्गेनिज़म से लेकर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म तक जो है वो स्टडी कर ली गई है। लाइक जैसे ह्यूमन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम पाए जाते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा सिस्टम होंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कोई भी ऑर्गेनिज़म, ठीक है। और इनकी डिफरेंट जो है वो हम बात करते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट रीजन्स में हमने इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो फाउंड किया, इनको पाया। वो सी में भी हमें मिलते हैं, समुंदर में भी मिलते हैं, लैंड ज़मीन में, खुश्की की जगह वहाँ पर भी हमें मिलते हैं, ठीक है। फिर कुछ जानवर ऐसे हैं जो समुंदर में रहने वाले हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो लैंड, खुश्की पर रहने वाले हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले और खुश्की में रहने वाले, ये भी ग्रुपिंग होगी इस तरह भी। उसके बाद जानदारों में फर्दर हम ये बात करते हैं कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो वॉक करने वाले हैं, कुछ फ्लाई करने वाले हैं। तो ये दोनों जानदार ही जो है वो एनिमल्स में आ जाते हैं। ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म, वॉक एंड फ्लाई वाले जो है ये एनिमल्स में आएंगे। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो स्टेशनरी रहते हैं, अपनी जगह पर स्टिल रहते हैं, मूव नहीं करते, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने इनकी वैरायटी में ये बात की कि हर ऑर्गेनिज़म का लाइफ स्पेंड करने का, ज़िंदगी गुजारने का एक अपना ही तरीका है, अपने ही तरीके से वो लाइफ स्पेंड करते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो पानी में रहते हैं, पानी में ही सारी उम्र गुजारते हैं। कुछ जो है वो पानी में और खुश्की में रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। कुछ मछली जो है वो हमेशा पानी में ही रहेगी, वो बाहर नहीं रहेगी, ठीक है, खुश्की में नहीं रहेगी। तो इस तरह ये डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनका लाइफ स्पेंड करने का डिफरेंट उनके मैकेनिज़्म हैं। फूड, हर एक जो है वो फूड के हवाले से कुछ अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कुछ जो है वो किसी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज़म को ट्रैप करते हैं और कुछ उनको डिकम्पोज करते हैं। इस तरह जो है डिफरेंट फूड ऑब्टेनिंग मैकेनिज़्म भी पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में। तो अनफेवरेबल कंडीशंस को भी अवॉइड करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रात के वक्त अपने पत्तों को मुरझा देते हैं, ठीक है, जिनके रात के वक्त पत्ते मुरझा जाते हैं, या फ्लावर्स जो हैं उनके मुरझा जाते हैं। मॉर्निंग में दोबारा से वो जो है वो अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, दोबारा से वो टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इनकी अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का तरीका है
सिमिलरली जब जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, अब ज़्यादा धूप जो है वो हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल है। तो ये क्या करेंगे, हम धूप से निकल कर हम किसी शेडी एरिया में आ जाएंगे, जहाँ पर हम शेल्टर वाली जगह पर, जहाँ पर हम धूप से बच सकें। ठीक है, तो इस तरह हम अनफेवरेबल कंडीशन से बचते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना मैकेनिज़्म है। सिमिलरली ये जो है स्नेक्स और लिजर्ड्स वगैरह, ये ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में हाइबरनेट कर लेते हैं। हाइबरनेट मींस कि अपने आप को सुला लेते हैं कुछ देर के लिए उस अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। जैसे बहुत सर्दियों के मौसम में आपको ये लिजर्ड वगैरह नहीं नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को हाइबरनेट कर जाती हैं। सिमिलरली फ्रॉग आपको दिखाई नहीं देगा, ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है। हाइबरनेट का मतलब कि ये अपने आप को आर्जी तौर पर, जिसे हम कहते हैं कि सुला लेता है, एक आर्जी तौर पर अपने आप को छुपा भी लेता है, सुला भी लेता है उस कंडीशन से बचने के लिए। ठीक है, और सिमिलरली लिविंग प्लेस, हर ऑर्गेनिज़म की, हर स्पीशी की एक अपनी लिविंग प्लेस है, रहने की जगह है। ठीक है, और हर ऑर्गेनिज़म का रिप्रोड्यूस करने का एक अपना तरीका है कि हर ऑर्गेनिज़म अपने ही तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि कुछ जानवर ऐसे हैं कि अगर हम उनको जो है वो उनका रिप्रोडक्शन का यूँ मेथड है कि अगर हम उनको दरमियान से काट दें तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। उसका अगला हिस्सा जो होगा उससे बैक वाला हिस्सा पोर्शन बन जाएगा, और जो इसका बैक वाला पोर्शन होगा उससे फ्रंट वाला पोर्शन बन जाएगा। इस तरह 2 ऑर्गेनिज़म बन जाएंगे एक ऑर्गेनिज़म से। ठीक है, तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज़म का एक अपना जो है वो मैकेनिज़्म है, एक अपना जो है वो उसका तरीका है कि कैसे वो डिवाइड करेंगे, कैसे जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस का मतलब कि 1 से 2 ऑर्गेनिज़म्स का बन जाना, प्रोड्यूस होना, अगेन प्रोड्यूस होना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इनके बारे में जो है वो नॉलेज कुछ गेन किया कि लिविंग ऑर्गेनिज़म में क्या चीज़ जो है वो पाई जाती है, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब हम एम्स के बारे में स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज़म के ये क्लासिफिकेशन के कि क्या एम्स हैं, क्या मकासद हैं कि जिनकी वजह से हमने ये ग्रुपिंग करना चाहिए। तो उसमें एक तो हमें सबसे जो पहले मिलता है पॉइंट, वो ये है टू स्टडी इजीली, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम आसानी से इनको स्टडी कर सकें। जैसे कि अब एक ही किसी पर्सन का इतने ज़्यादा वैरायटी को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने रिसेंटली पीछे ही बात की कि एनिमल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट उनकी स्पीशीज़ वैरायटी जो है वो 1.5 मिलियन हमें मिली, अभी तक हमने डिस्कवर की है। और ये जो है प्लांट्स, उनकी हम कहते हैं कि आलमोस्ट 0.5 मिलियन, मोर देन 0.5 मिलियन वैरायटी जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। लेकिन एस्टिमेट किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो है वो आलमोस्ट 10 मिलियन के करीब पाई जाती है। जितने भी जानदार हैं उनमें प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलाकर टोटल जो है वो एस्टिमेट ये किया जाता है कि टोटल 10 मिलियंस के राउंड अबाउट जो हैं वो जानदार पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से डिस्कवर जो है अभी तक कह लें कि आलमोस्ट 2 मिलियंस हुए हैं। 1.5 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। उनके बारे में बायोलॉजिस्ट ने स्टडी कर लिया है कि ये जानदार जो है वो पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे थे कि फिर इनकी ग्रुपिंग का मकसद यही है, एम ये है कि हम इनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। किसी एक ग्रुप को स्टडी करेंगे तो हम बहुत अच्छे से उसके हर फीचर्स को स्टडी कर पाएंगे। अगर मैं आपको, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा बुक्स हों, आपने जो है वो उसके बारे में भी पढ़ना है, ये तो आप नॉर्मली तो पढ़ते हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। अगर इससे भी ये आलमोस्ट 7-8 बुक्स होती हैं, सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर इनसे भी ज़्यादा आपके 10-11 सब्जेक्ट्स कर दिए जाएँ तो आपके लिए स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर इन 7-8 सब्जेक्ट से कम कर दिया जाए तो आपके लिए स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो ये ग्रुप्स हैं
कि जितने कम ग्रुप्स आप स्टडी करोगे आपके लिए आसानी होगी, आप अच्छे से उसको स्टडी कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह ये ग्रुपिंग का ये मकसद है कि ईज़िली हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अब इनमें दो ब्रांचेस आ जाती हैं प्लांट्स की स्टडी करते लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हुए। एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, जिसको हमने लास्ट टाइम भी वो अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम जो है वो एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं, एनिमल्स की नहीं, ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उनके नेम उनको दे देते हैं। जैसे मैं सिंपल आपको कॉमन एग्जांपल बताता हूँ कि हमने स्टूडेंट्स की स्कूल के अंदर ग्रुपिंग की। हमने वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, हायर क्लासेस में थे, वो 10th क्लास के थे, ठीक है, उनका हमने ग्रुप बना दिया 10th क्लास। फिर उसके बाद हमने उनको ग्रुपिंग कर दी, ये इकबाल है और ये जिना ग्रुप है, ठीक है। जैसे गर्ल्स का है वो अगर सपोज जिना ग्रुप है और बॉयज़ का जो है वो इकबाल ग्रुप, ठीक। इस तरह हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी और उनके नेम ग्रुप बनाकर और ग्रुप के नेम रख देने को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह एक दूसरी है एक ब्रांच है बायोलॉजी की ही, जिसमें सिस्टमेटिक जिसे हम कहते हैं, और इस ब्रांच में हम करते हैं कि ग्रुप्स एक तो ग्रुप बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ साथ ग्रुप बनाने के साथ साथ हम उन ग्रुप के जानदारों का रिलेशनशिप देखते हैं कि ये पहले किन जानदारों से ताल्लुक़ रखते थे, पहले जो है ये आपस में इनके कौन सी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते हैं, पिछले कौन से। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं पिजन और पैरट, हो सकता है कि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हों, एक ही एक ही बाप दादा की औलाद हो, तो इनमें वैरायटी आती वैरायटी जो है वो एक अलग, ये पिजन अलग एक ऑर्गेनिज्म बन गया और पैरट जो है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम ये इनको कह सकते हैं कि ये एक ही इनका बैकग्राउंड जो है, फैमिली रिलेशन एक ही हो। सिमिलरली कैट और लाइन के बारे में जैसे हम कहते हैं कि बिल्ली शेर की खाला है, वो इसलिए हम कहते हैं कि वो उसके अगर आप देखें उसके फीचर्स, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ली का और शेर का आलमोस्ट सेम होता है दोनों का। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि बिल्ली और शेर की फैमिली जो है वो एक ही हो, बैकग्राउंड एक ही हो, जैसे कि एक ही इनके बाप दादा जो है वो एक ही हो, एक ही पेरेंट्स से ये इवॉल्व हुए हों, और वो वैरायटी आती जो है वो एक दो अलग ही ऑर्गेनिज्म बन गए, कैट अलग हो गई और लाइन जो है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। इसकी हम इसी तरह एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंसानों का कहा जाता है कि इंसान सब इंसान जो हैं अभी तक दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही जो है वो पेरेंट्स की औलाद है, एक ही जो है वो कह लें कि बाप की औलाद है। जैसे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं उनकी ही है, सभी इंसान अभी तक जो है वही एक उन्हीं की औलाद में से हैं। तो आप देखें अब ज़रा कि जब हम एक ही बाप की औलाद हैं तो ये जो नेग्रोज़ हैं, हबशी जिसे हम कहते हैं, वो क्यों इतने डिफरेंट हैं, चाइनीज़ जो हैं वो इतने क्यों डिफरेंट हैं, है तो दोनों ही एक ही पेरेंट्स की औलाद, ठीक है, एक ही बाप दादा की औलाद है, तो इनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी, इनमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग क्यों पाई जाती है, ऐसा क्या है इनमें, ठीक है। तो ये चेंजिंग यही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया थोड़ी वेरिएशंस आती गई। जब थोड़ी वो वेरिएशंस आती होती हैं, हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, वो वेरिएशन क्लाइमेट की वजह से आती हैं, इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं, हाइट, जैसे जैसे आप किसी ऊंचे इलाके में रहते हैं तो आपको वो वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि वेरिएशन क्यों आती हैं। तो इस तरह आपने उनमें देखा कि नेग्रोज़ जो है, हबशी, अफ्रीकन जितने भी हैं अफ्रीका के लोग, वो सारे आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें, और चाइनीज़ जो हैं उनमें आप ये कह लें कि ऐसे ही कह लें
कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतनी वो उनमें उनकी हाइट इतनी ज़्यादा अफ्रीकन्स की, चाइनीज़ की हाइट छोटी छोटी, ठीक है। सिमिलरली अफ्रीकन्स का जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर कलर वो डिफरेंट, इनका जो है वो चाइनीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर कलर डिफरेंट, ठीक है। तो ये वैरायटी सारी जो है वो चेंजिंग आती गई। अब है तो एक ही बाप की औलाद, थोड़ी थोड़ी जो है वो हर 100 साल बाद थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आती गई, और अब तक जो है वो जब से ज़िंदगी इवॉल्व हुई है, ज़िंदगी का तसव्वुर है, तो अब तक जो है वो इतनी चेंजिंग आ चुकी है कि वो इतना हमें डिफरेंट जो है वो देखने में लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में हमने इस तरह ग्रुपिंग की, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने सबसे ऊपर जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमने 2 ग्रुप बनाए, एक प्लांट और एक एनिमल, ये एक मेजर 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रुपिंग को हमने एनिमल्स को फर्दर ग्रुप बनाए, जिसमें वॉक करने वाले ऑर्गेनिज्म आ गए और जिसमें फ्लाई करने वाले आ गए, ठीक है। फिर वॉक करने वाले ऑर्गेनिज्म में फर्दर हमने ग्रुपिंग की अंडे देने वाले जानदार और लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूध देने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह हम ये फर्दर ग्रुप्स बना रहे हैं और फर्दर सब ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप बना रहे हैं, इसको हम सब ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मेन था, इसी से हमने ग्रुप बनाया, प्लांट्स निकाले, प्लांट से हमने फर्दर जो है वो ग्रुपिंग की, वो ऑर्गेनिज्म आए जो कि स्टेशनरी, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर फर्दर हम एम्स के बारे में बात करते हैं, इसकी रूल्स के बारे में बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल की बेस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप बनाए। तो ये प्रिंसिपल था सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेस के ऊपर, कि जो हमें एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिले उनका हमने एक ग्रुप बना दिया, जो हमें अलग ऑर्गेनिज्म मिले उनका हमने अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 पेंसिल थी, उन जो एक जैसी पेंसिल थी उनका मैंने एक ग्रुप बना दिया, जो इनके साथ नहीं मिलती थी उनका मैंने अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने ये ग्रुपिंग की सिमिलैरिटीज़ के बेस के ऊपर। सिमिलैरिटीज़ मींस के जो सेम हमें नज़र आते हैं, सेम लगते थे, और डिफरेंसेस जो इन जैसे नहीं थे, अलग थे इनसे, उनका हमने अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेस के ऊपर ग्रुप बनाए। सेकंड है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए हमने इनके ग्रुप बनाए। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हिस्ट्री को हम देखते हुए कि ये जो इनका रिलेशनशिप जो है वो उड़ने वाले जानदारों के साथ है, तो इनका इसको ग्रुप कौन से ग्रुप में हम रखेंगे, बर्ड्स वाले में, ठीक है। तो इस तरह ये सारे जो है हमने इनकी ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग की, तो हमें बहुत सारे जो है स्टडी करना आसान हो गया, हम इजीली इनको स्टडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है टॉपिक अगले मंडे को इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इसको बच्चे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा आपके ये टॉपिक जो है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं क्विज़ भी करूँगा, आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँगा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।